हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनालिटी की सभी क्लासेस देख ली हैं तो अब टाइम है खुद को इवैल्यूएट करने का। इस वीडियो में आप देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीटेट और शिक्षा भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको मिलेगा सर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी एंड कंसेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन जिनमें फैक्ट बेस्ड आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप साथ में एक पेन कॉपी लेकर बैठते हैं और अपने आंसर्स को अपने आंसर की एक आंसर की बनाते चलते हैं तो इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। या फिर आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलें साथ साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक बनावट, बी केवल बुद्धि का स्तर, सी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का समन्वित संगठन, और डी केवल व्यवहार। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप अपना आंसर गेस करें, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का समन्वित संगठन पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक देखता है कि दो विद्यार्थी समान बुद्धि स्तर के होने के बावजूद भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये मुख्यतः किसके कारण होता है? स्मृति के कारण, ऑप्शन बी पर्सनालिटी के कारण, ऑप्शन सी लैंग्वेज के कारण, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर बी पर्सनालिटी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्जन है, व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित दोनों का परिणाम है, और रीजन है व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। इन दोनों में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। व्यक्ति जन्मजात और अर्जित दोनों का ही परिणाम पर्सनालिटी होता है, और व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ट्रेट थ्योरी का प्रमुख प्रवर्तक है? ट्रेट थ्योरी किसने दी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर है सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन आलपोर्ट, कार्ल जंग या अल्फ्रेड एडलर। हमने सारी थ्योरी पढ़ी, आप थोड़ा सा एक बार याद करने की कोशिश करें कि ट्रेट थ्योरी हमें किसने दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गार्डनर आलपोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट किस प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण है? ये कौन से टाइप का पर्सनैलिटी टेस्ट है? उपलब्धि परीक्षण है, प्रोजेक्टिव परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, या फिर बुद्धि परीक्षण है? तो ये हमारा है यहाँ पर प्रोजेक्टिव परीक्षण। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी हर असफलता का दोष अपने सहपाठियों पर डाल देता है। फ्राइड के अनुसार ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? हमने फ्राइड के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे। ठीक है, तो एक बच्चा है जो अपना दोष दूसरों के ऊपर मढ़ देता है हमेशा, तो वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है? आंसर ए, ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, ऑप्शन बी प्रतिगमन, ऑप्शन सी मुझे दिख नहीं रहा है सी यहाँ पर स्क्रीन पे, ऑप्शन डी है आपका उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ठीक है ऑप्शन सी है यहाँ पर दमन। ठीक है, तो हम इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट का निर्माण किसने किया? दीजिए आंसर। ऑप्शन ए है रेमंड कैडवेल, ऑप्शन बी है गॉर्डन आलपोर्ट, ऑप्शन सी कार्ल जंग, और ऑप्शन डी हेंस आइजेंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेमंड कैडवेल ने हमें 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कहानी निर्माण पर आधारित होता है? रोशार्क परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट,
वाक्य पूर्णता परीक्षण या फिर 16 पीएफ परीक्षण। तो यहाँ पर जो हमारा रोशार्क टेस्ट है वो कहानी यानी कि स्टोरी को कंप्लीट करना होता है, उसमें स्टोरी निर्माण पर आधारित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व के निर्माण में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ऑप्शन सी केवल वातावरण, ऑप्शन डी ना तो वंशानुक्रम और ना ही वातावरण। तो पर्सनैलिटी के निर्माण में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्सनैलिटी के बारे में सही है? व्यक्तित्व केवल बुद्धि से निर्धारित होता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व केवल शारीरिक बनावट से संबंधित है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व जीवन भर बिल्कुल नहीं बदलता, एंड ऑप्शन डी व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पर्सनैलिटी है वो हमारे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव की श्रेणी में आता है? रोशार्क परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट और 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है वो हमारा आता है 16 पीएफ पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अचेतन इच्छाओं, भावनाओं और संघर्षों का अध्ययन करना है आपको, तो कौन से परीक्षण सबसे उपयुक्त यहाँ पर होते हैं? ठीक है, इसके लिए आपका पहला है उपलब्धि परीक्षण, बी है रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण, सी है बुद्धि परीक्षण और डी है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं को जानना है, उसकी भावनाओं संघर्षों को समझना है, तो हमें उसका रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण टेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, असर्जन है प्रक्षेपी परीक्षणों में अस्पष्ट एम्बिगुअस उद्दीपनों का उपयोग किया जाता है। रीज़न है क्योंकि व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं का प्रक्षेपण उन उद्दीपनों पर करता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सत्य है आर असत्य है, ऑप्शन डी ए भी ठीक है और आर ए गलत है आर सही है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो असर्जन बिल्कुल सही है। प्रक्षेपी परीक्षणों में अस्पष्ट उद्दीपनों का उपयोग किया जाता है, हमने कल पढ़ा था। उसके बाद इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की आंतरिक भावना और इच्छाओं का जो प्रक्षेपण है वो उन उद्दीपनों पर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनता की भावना की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर, गॉर्डन ऑलपॉट या सिगमंड फ्रायड? इसका आंसर होगा बी, अल्फ्रेड एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व परीक्षणों के संबंध में सही है? कोई एक परीक्षण व्यक्तित्व के सही पक्षों का पूर्ण आकलन कर सकता है? नहीं। केवल प्रश्नावली आधारित परीक्षण ही वैज्ञानिक होते हैं? नहीं। केवल प्रक्षेपी परीक्षण ही विश्वसनीय होते हैं? नहीं। व्यक्ति का आकलन केवल साक्षात्कार द्वारा ही किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, असर्जन है प्रक्षेपी परीक्षणों में अस्पष्ट उद्दीपनों का उपयोग किया जाता है, राइट। व्यक्ति अपनी आंतरिक भावना और इच्छाओं का प्रक्षेपण उन उद्दीपनों पर करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हम जो है प्रक्षेपी परीक्षणों में कोई अधूरी चीज़ उनको देते हैं और व्यक्ति पूरी चीज़ को पूरा करता है, तो पूरा जो करता है उससे उसके हमें आंतरिक भावना इच्छाओं का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही व्याख्या कर रहा है आर ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनता की भावना इन्फेरियरिटी फीलिंग्स की जो अवधारणा है वो किसने दी? ये हमारी अल्फ्रेड एडलर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्सनालिटी टेस्ट के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, कोई एक परीक्षण व्यक्तित्व के सही पक्षों का पूर्ण आकलन कर सकता है, ऑप्शन बी, केवल प्रश्नावली आधारित परीक्षण ही वैज्ञानिक होते हैं, केवल प्रक्षेपी परीक्षण ही विश्वसनीय होते हैं? नहीं। व्यक्तित्व का आकलन केवल साक्षात्कार द्वारा ही किया जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक शिक्षक केवल विद्यार्थियों की परीक्षा अंकों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है।
इस दृष्टिकोण को किस रूप में देखा जाएगा? ये उचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? नहीं। व्यक्तित्व की जो व्यापक अवधारणा है उसके विपरीत टीचर काम कर रहा है? यस। सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया दृष्टिकोण है? नो। केवल ट्रेट थ्योरी द्वारा समर्थित है? नहीं। यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर, ठीक है ना। तो वो जो व्यापक अवधारणा होती है ना हमारी किसी की पर्सनैलिटी को पहचानने की, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी यहाँ पर। 17 क्वेश्चन है, असर्जन TAT एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है, राइट। इसमें व्यक्ति चित्र देखकर कहानी बनाता है जिससे उसके आंतरिक विचार और आवश्यकताएं सामने आती है, राइट। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनता की भावना जो है वो किसने दी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अल्फ्रेड एडलर ने हीनता की भावना का कंसेप्ट दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, एक छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद कहता है कि पेपर ही बहुत गलत आया था, ठीक है, इसलिए मैं फेल हो गया। यहाँ पर वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर बच्चा तर्क दे रहा है कि देखो जो मेरा पेपर है ना वो ही टफ आया था, पेपर ही गलत आया था, तो मैं इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ पर बच्चा कर रहा है तर्क संगतिकरण, रैशनलाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्सनैलिटी टेस्ट के संबंध में सही है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। कोई एक परीक्षण व्यक्तित्व के सही पक्षों का पूर्ण आकलन कर सकता है। हम किसी एक टेस्ट के द्वारा किसी भी एक टेस्ट को चूज करके किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका सिगमंड फ्राइड ने ट्रेट थ्योरी दी, नो। रेमंड कैटल 16 PF, यस। गॉर्डन आल्पोर्ट मनोविश्लेषण सिद्धांत, नो। रोशांग टेस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, नो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो है रेमंड कैटल 16 PF टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विकास किस किस कारक से प्रभावित होता है? केवल वंशानुक्रम से, केवल वातावरण से, ना तो वंशानुक्रम ना वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गॉर्डन ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी राइट है। सिगमंड फ्राइड का है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये गलत है। कार्ल जंग का हीनता की भावना नहीं था, ये अल्फ्रेड का है। अल्फ्रेड एडलर का सामूहिक अवचेतन नहीं है, ये तुम्हारा कार्ल जंग का है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रोशाक जो टेस्ट है वो एक प्रक्षेपी व्यक्तिगत परीक्षण है, यस, क्योंकि इसमें स्याही के धब्बों को देखकर व्यक्ति अपने विचार भावनाएं व्यक्त करता है, यस। तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब आप असर्जन को पढ़ते हैं और रीजन को पढ़ने से पहले क्योंकि लगा देंगे तो आपको पढ़ने में बहुत समझ में आएगा और आपको पता चलेगा वो उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आप सही आंसर तक जल्दी पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के भावात्मक यानी कि अफेक्टिव पक्ष से संबंधित होता है? व्यक्ति तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है, तो जो तार्किक निर्णय है वो हमारे भावात्मक पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति समस्याओं का समाधान व्यवस्थित तरीके से करता है। व्यक्ति की भावनाएं स्थिति के अनुसार बदलती हैं। व्यक्ति अमूर्त विचारों को समझने में कुशल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो व्यक्ति की भावनाएं हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, ये उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की स्थिरता कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है? विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार समान रूप से बने रहना, व्यक्ति का हमेशा एक ही स्थान पर रहना, व्यक्ति का समय के साथ शारीरिक रूप से स्थिर रहना, या व्यक्ति का अपने विचार कभी ना बदलना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का जो व्यवहार है वो समान रूप से बना रहना, ये उसकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? तो आपका पहला है रोशार्क टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट जो था, सेकंड है वाक्य पूर्ति टेस्ट, तीसरा है बुद्धि लब्धि परीक्षण और चौथा है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट है इसका हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी के सिद्धांत से संबंधित है?
व्यक्ति समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता। ऑप्शन बी, व्यक्ति का विकास क्रमिक और निरंतर होता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति के व्यवहार में समय के साथ गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन डी, व्यक्ति का वर्तमान व्यवहार पूर्व अनुभवों से असंबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम दो ऑप्शन पे जाएंगे। व्यक्ति का विकास क्रमिक और निरंतर होता है और व्यक्ति के जो व्यवहार में समय के साथ गुणात्मक परिवर्तन आता है। अब इन्होंने बोला है निरंतरता, कंटिन्यूटी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा कि व्यक्ति के विकास में क्रमिक और निरंतर जिसका विकास है वो चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तित्व में केंद्र परवर्ती सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसका क्या अर्थ होता है? व्यक्ति के व्यवहार में अत्यधिक विविधता होना। ऑप्शन बी, व्यक्ति का व्यवहार हमेशा चरम सीमाओं पर होना। ऑप्शन सी, व्यक्ति का व्यवहार सामान्य और संतुलित सीमा के भीतर रहना। व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर होना। ऑप्शन ए है, व्यक्ति के व्यवहार में अत्यधिक विविधता है। व्यक्ति का व्यवहार हमेशा चरम सीमाओं पर होना। ऑप्शन सी, व्यक्ति का व्यवहार सामान्य और संतुलित सीमा के भीतर रहना। व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर होना। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा कि जब परिस्थिति कोई भी हो और व्यक्ति का व्यवहार सामान्य रहता है, वही रहता है हर बार, तो वो फिर उसका एक सेंट्रल ट्रेड बन जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि उसकी एक आदत बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्तित्व का सबसे अच्छा आकलन किया जा सकता है? स्वयं के द्वारा, मित्रों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फिर माता पिता के द्वारा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो व्यक्ति का सबसे अच्छा आकलन होता है ना, वो टीचर्स के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 2 या 3 आंसर्स हैं, तो होता है ना आंसर ए बी सी सही है या बी सी डी सही है या ए डी सी सही है। इस तरह वाले ऑप्शन जो होते हैं, मल्टी स्टेप्स में जो ऑप्शंस होते हैं, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्तित्व का सबसे अच्छा आकलन किया जाता है? तो सबसे अच्छा आकलन हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपको ये नेगेटिव टर्म्स को ध्यान से देखना है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे से एक नेगेटिव आंसर चूज करना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।